हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इस पार्ट में मैं SLCM CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस का जो दिसंबर पेपर है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो मैं फटाफट आपको इसमें मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए, फटाफट वीडियो लाइक कर लेना, कैलकुलेटर उठा लेना। ठीक है, और मेरे साथ साथ हम फटाफट सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड के एनएवी का क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्या है, पूरा पोर्टफोलियो आपको दिया है, आप अलग 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 शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड हो, आपका काम है स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाना। तो पूरा पोर्टफोलियो दिया हुआ है, एडलवीज म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आपको दिया हुआ है, इतने इतने कंपनी के शेयर्स हैं और ये प्राइस पे आपने, उनका अभी इतना प्राइस चल रहा है। ठीक है, उनका अभी इतना प्राइस चल रहा है। द फंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी बोरोड मनी। ठीक है, बोरोड मनी कुछ भी नहीं है, क्योंकि एनएवी निकालते समय बोरोड मनी आप माइनस करते हो, तो दिया हुआ है कि नहीं है, मतलब कुछ भी माइनस नहीं होना है बोरोड फंड्स। फिर दिया है लेकिन उनका अक्रूड मैनेजमेंट फी है, मतलब अक्रूड एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है वो है 25 lakhs। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 8,65,63,000। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड द एनएवी। बहुत ही सिंपल ऐसा पूरा क्वेश्चन है कि पहले कहा है पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ वैल्यू निकालो, मतलब ये जो आपके शेयर्स हैं उनका ये जो प्राइस है सबको आप मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आएंगे, उनका टोटल मारो, ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। और फिर हम एनएवी निकालेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं बोरोइंग्स इफ एनी और माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस इफ एनी। ठीक है, तो अक्रूड एक्सपेंसेस दिए हैं वो माइनस कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनएवी आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, बोलो फटाफट मल्टीप्लाई करते जाओ और बताते जाओ क्या होगा। प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना है। बोलो, तो ऐसा ही टेबल बनेगा, स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस और फिर मल्टीप्लाई करके वैल्यू। बोलो, एक एक बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 1,10,000 इंटू 1548.24, अच्छे खासे बड़े नंबर्स आएंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो ये आएगा 17,03,06,400। एम प्लस कर सकते हो। ठीक है, एम प्लस करके MRC दबा देना, आंसर आ जाएगा। तो मैं एम प्लस करते जाऊंगा, एम प्लस। फिर है 2,57,000 इंटू 548.65, तो ये आएगा आपका 1,41 lakhs, सॉरी 14 crore 10 lakh, यस 14 crore 10 lakhs 3,050। ठीक है, एम प्लस। फिर है 5,05,000 इंटू 329.51 एम प्लस, तो ये आएगा आपका 16 crores 64 lakhs 2,550 एम प्लस। फिर है 4,75,000 इंटू 913.67 एम प्लस, तो ये आएगा 43 crore 39 lakhs 93,250। और फिर है 3,20,000 इंटू 517.29 एम प्लस, तो ये आएगा 16 crore 55 lakhs 32,800। सारे एम प्लस कर लिए थे, MRC दबा दो, तो ये आएगा 107 crores 72 lakhs 38,050। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। फिर सेकेंड वर्किंग आएगी एनएवी। तो एनएवी में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 1,107 crore 72 lakhs 38,050 माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं 25 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, वो है 8,65,63,000। खत्म। बोलो, स्क्रीन पे ऑलरेडी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दिख रहा है, उसी में कर दो माइनस 25 lakhs, ये आ गया नेट एसेट वैल्यू पूरे फंड का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाय 8,65,63,000 इक्वल टू
तो ये आएगा 12.41 या 42 कर दो, ठीक है, 42 पर यूनिट, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, नंबर्स बड़े बड़े हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 12 पॉइंट, ठीक है, ये ऐसा आपको टैबुलर 3 चीजें दी हुई हैं, बस ये आपको निकालना था, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू एम प्लस और MRC, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका NAV, और फिर यहाँ माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये आज आपका आ जाएगा NAV पर यूनिट, ठीक है। काफी प्लेन, काफी सिंपल क्वेश्चन ये था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हो जिनको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है तो मैं इसको पढ़ा देता हूं इसी में। आ जाओ, ये आपका क्वेश्चन है डी लिस्टिंग का, ठीक है। डी लिस्टिंग में आपको क्या करना होता है, पब्लिक शेयर होल्डर्स से आपको शेयर्स खरीदने होते हैं, और उसके लिए फिर आपको एस्क्रो अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। लॉ का अप्लाइड क्वेश्चन है ये। Tata Aviation Limited, having nationwide trading terminals, is in the process of delisting its equity shares from recognized stock exchange. As per the provisions of delisting regulation, company is providing exit opportunity to the public shareholder. साफ साफ लिखा हुआ है सब, ठीक है, पब्लिक शेयरहोल्डर्स को एग्जिट देना होता है। सो द कंपनी हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम शेयरहोल्डर्स ऑन 18 मार्च 2023, ठीक है। और पूरे डिटेल्स दिए हैं कि नंबर ऑफ टोटल शेयर्स जो है वो है 43 lakhs, उसका डिविजन दिया हुआ है, इसका ब्रेकअप है कि 14 करोड़ प्रमोटर्स के पास है और बचे हुए 23 करोड़ आपके पब्लिक के पास है, ठीक है। फ्लोर प्राइस, ठीक है, जो हम अनाउंस करते हैं फ्लोर प्राइस 90 रुपीज है, और इंडिकेटिव प्राइस जो है वो है 97 पर शेयर। अब ये लॉ बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एस्क्रो अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होता है, एस्क्रो अकाउंट में कितना अमाउंट जमा होता है, ठीक है। फिर आपका यह एस्क्रो अकाउंट कब खोलना होता है, ठीक है, ये सब प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द एस्क्रो अकाउंट, ठीक है, अमाउंट निकालना है एंड मेंशन द डेट ऑफ ओपनिंग एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट डेट मेरे हिसाब से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें डे नहीं दिया है, कि जो 18 मार्च है ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे दिया नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज अवेलेबल होते हैं वो वर्किंग डेज होते हैं, वर्किंग डेज के वजह से आपको संडे, सैटरडे या जो भी अदर पब्लिक हॉलीडेज हैं वो सब पता होना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट तो एक डेट दे देता है क्योंकि उनको पता है 18 मार्च क्या है, पर हमारे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता आप एग्जैक्ट डेट कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको बस ये डेट से कितने वर्किंग डेज अवेलेबल होते हैं वो मेरे ख्याल से उतना भी लिख दिया तो मेरे ख्याल से मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। चलो तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, प्रोविजंस क्या कहती हैं कि हमको पब्लिक शेयर होल्डर्स के शेयर्स मतलब खरीदने होते हैं, तो हमारा जो बेस है वो आएगा पब्लिक शेयर होल्डर्स। फिर इसमें दो प्राइस हैं, फ्लोर प्राइस भी दिया है और इंडिकेटिव प्राइस भी है, तो एज पर द रूल्स विच एवर इज हायर वो आपको लेना होता है। तो यहां पे इंडिकेटिव प्राइस हायर है, और ऑलमोस्ट इंडिकेटिव प्राइस अगर है तो वो हायर ही होती है फ्रॉम द फ्लोर प्राइस, ठीक है। फ्लोर प्राइस मिनिमम प्राइस होती है, तो विच एवर इज हायर में ऑलवेज इंडिकेटिव प्राइस ही आती है। तो 97 के हिसाब से आपको कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा टोटल कंसिडरेशन, पब्लिक शेयर होल्डर्स कितने हैं, कितने शेयर्स हैं उनके पास, इनटू विच एवर इज हायर, 97 हायर आएगा, तो ये आएगा टोटल कंसिडरेशन। अब इसका कितना परसेंटेज आपको ट्रांसफर करना होता है ओपन करते समय, 25%, तो बस इतना ही है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा, तो प्रमोटर के शेयर्स कितने हैं ये कोई काम का नहीं है, टोटल शेयर्स कितने हैं ये भी यहां पे कोई काम का नहीं है, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं ये काम का है, बोलो। तो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है 28,60,000, 28 करोड़ 60,65,200, ठीक है, 28 करोड़ 60,65,200 ये आपका नंबर है, इनटू प्राइस आएगा 97, तो ये आ गया टोटल कंसिडरेशन जो आपको देना पड़ सकता है
पूरे ऑफर के हिसाब से, इसका 25% आपको अभी जमा करना होता है। ठीक है, तो 26 करोड़ 60,65,200 इंटू 97, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इंटू 25%, तो इतना आपको पैसा जमा करना है। 693 करोड़ 70,81,100। ठीक है, 693 करोड़ आपको अभी जमा करना होगा। ठीक है, और कितना टाइम होता है, अकाउंट कब ओपन करना होता है, 7 वर्किंग डेज के अंदर, नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल। इसीलिए आपको शेयर होल्डर्स अप्रूवल का डेट दिया है 18 मार्च, वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको यह अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, तो बस आप 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इतना भी लिखोगे तो मेरे हिसाब से काफी है, एग्जैक्ट डेट आप मत करो। क्लियर है क्या? तो बस इतना ही है, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? अब मैंने 2-3 रेगुलेशंस में एस्क्रो अकाउंट के प्रोविजंस आते हैं, तो एक कंपैरेटिव शीट भी दी हुई है कि डीलिस्टिंग में ये होता है, फिर तुम्हारा SC/ST में भी एस्क्रो आता है तो उसका अलग है। ठीक है, 2-3 जगह प्रोविजंस में एस्क्रो अकाउंट आता है, सब जगह अलग अलग प्रोविजंस है, तो कंफ्यूजन होता ही है, इट इज बाउंड टू हैपन। तो मैंने कंपैरेटिव शीट भी दी हुई है, नहीं होगी आपके पास, इस वीडियो में मैं नीचे डाल देता हूं। कंपैरेटिव अगर आप पढ़ोगे तो शायद एटलीस्ट आप ख्याल में रख पाओगे कि नहीं ये यहां ऐसा है वहां ऐसा है। अलग अलग पढ़ोगे तो ठीक है, कंफ्यूज होना ही है। एक ही शीट पे तीनों दिए रहेंगे तो आप कंपैरेटिवली ख्याल में रख सकते हो कि किसके एस्क्रो में कितना पैसा जमा करना होता है। ठीक है, उस शीट में डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक आपको दे देता हूं, तो वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये केस स्टडी है, बहुत सारे हैं तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। नंबर जो न्यूमेरिकल है वो मैं फटाफट आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, केस स्टडी अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपका 693 करोड़ एंटरप्राइज वैल्यू पे आया है। ऑलरेडी इस टाइप का ऑलरेडी एक बार आ चुका है, रिपीट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है ऑलमोस्ट, आई डोंट नो नंबर भी सेम है कि नहीं, बट एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन पास में आ चुका है। ठीक है, तो व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू, तो आपको पूरा 2 लाइन का डेफिनेशन लिखना है और वही डेफिनेशन का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां यूज करना है। कंप्यूट द एंटरप्राइज वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 93 रुपीज। ठीक है, प्रॉपर पूरा डेटा दिया है काम का जो भी है, और 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, मतलब कंप्यूटेशन। बोलो क्या है एंटरप्राइज वैल्यू, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला आता है, डेफिनेशन आती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके, उसका एम कैप प्लस प्रेफर्ड शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसका वैल्यू ऐड होगा, प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, आपके सब्सिडीज में जो बाहर के लोग हैं उनका वैल्यू भी ऐड होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्लस आपका बोरोइंग्स, आउटसाइड जो भी आपने पैसा लिया है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब जो भी बाहर का पैसा है, बोरोइंग्स पूरे ऐड हो जाएंगे। ये पूरा एक हो गया। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं एक ही एलिमेंट विच इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। बोलो, तो पहले हम निकालेंगे एम कैप। एम कैप काय का होता है, इक्विटी शेयर्स का। तो पहले आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, तो वो कहां से निकालते हैं, दिया है देखो, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू दिया है 2 रुपीज और आपका शेयर कैपिटल है 840 लैक्स। तो नंबर कैसे निकालते हैं, 840 लैक्स डिवाइडेड बाय 2, तो इतने आपके नंबर ऑफ शेयर्स होते होंगे। 840 डिवाइड बाय 2 यानी 420 लैक्स हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं पहले एम कैप, 420 लाख शेयर्स इनटू एक का एम कैप है 93 रुपीज, सब लैक्स में आएगा, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एम कैप प्लस, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद सीएमए एफएम या कहीं ना कहीं एसएलसीएम में ही शायद मैंने पास्ट वीडियोस में बताया होगा कि जब भी हम एम कैप लेते हैं उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी वैल्यू आ चुका होता है। शायद मैंने एफएम में बताया होगा, वहां पे भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू नहीं लेते, वो माना जाता है कि ये एम कैप में इंक्लूडेड है, ये जो 93 रुपीज है
इसके अंदर रिजर्व का भी इफेक्ट आ चुका है, नहीं तो 2 रुपए का शेयर है 93 हो गया। इसका क्या मतलब है, ये जो आपने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन में वैल्यू ऐड होते जाता है, इसीलिए प्राइस बढ़ते जाती है, तो उसमें रिजर्व्स का भी पोर्शन का वैल्यू इंक्लूडेड होता है। अलग से रिजर्व्स एंड सरप्लस यहां पे ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, क्या क्या लेना है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, पर क्या क्या नहीं लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कट कर दिया करो, मतलब ये नहीं लिया जाता, ये एमकैप में इंक्लूड ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा माना जाता है। प्लस प्रेफर्ड शेयर है ही नहीं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो नहीं आएगा। फिर है प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है 110, प्लस आउटसाइड जो भी बोरोइंग्स हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आएंगे, तो 2280 प्लस 200 बाहर का पूरा पैसा, खुद का पैसा, बाहर का पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको आप कहते हो, ठीक है, लगभग ये वही है, माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो वो है 96। ठीक है, एसेट्स का भी डेटा यहां पे काम में नहीं आता, तो कट करने की आदत डाला करो, याद होते जाएगा। बोलो, तो m प्लस m माइनस करते जाऊंगा मैं। बोलो 420 इंटू 93, ये आ गया मेरा m कैप, m प्लस कर दूंगा 39,060 लैक्स। ठीक है, 110 m प्लस, जो ऐड करना है m प्लस करते जाओ, 2280 m प्लस 200 m प्लस, अब 96 माइनस करना है तो मैं m माइनस करूंगा, 96 m माइनस, टोटल चाहिए इक्वल टू दबाना है तो MRC दबा दो, तो ये आएगा 41,554 लैक्स। ठीक है, इतना मेरा एंटरप्राइज वैल्यू है। ठीक है, मतलब टेक्निकल है ये, जिसको अच्छे से फॉर्मूला मतलब डेफिनेशन पता है वो ही ये सही तरीके से कर सकता है। जिसने बारीकी से नहीं पढ़ा है वो कहीं भी कुछ भी गलत कर देगा, आंसर गलत ही आएगा और जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बारीकी से आपको पता होना चाहिए, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है। क्लियर है क्या? फिर कुछ बोल रहे बच्चे की याद नहीं रहता, अरे याद क्या है, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल रहे हैं ना, सिर्फ एक जो एब्सर्ड थिंग है वो है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर रहे हैं, बस। वो नॉर्मली हम कहीं करते नहीं है, यहां पे बस वो माइनस वाला एलिमेंट आपको याद नहीं रहेगा, वो आपको याद रखना है। बाकी जो चीज ऐड कर रहे हैं वो सब लॉजिकल है। बेसिकली हम पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं और इक्विटी हम एम कैप से निकाल रहे हैं, बुक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, उसका एम कैप ले रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, एम कैप ले रहे हैं तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस उसमें आ चुका होता है, बाकी चीजें तो सही है, सेम है। ठीक है, तो ये था आपका एंटरप्राइज वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 41,554 लैक्स फेवरेट मेरा, काफी बार आया है, फिर से आया है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है, तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है वो यहाँ पे नहीं है। काफ़ी इजी, काफ़ी प्लेन क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी इजी है, 7 मार्क का है, काफ़ी प्लेन और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, इंस्टीट्यूट के स्टाइल में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मैं अपनी जो नॉलेज है या एक्स्ट्रा चीज़ है वो मैं नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जो इंस्टीट्यूट का आंसर है उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। काफी बार इस टाइप का आ चुका है, फिर से भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ सेज लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच 30,000 लैक्स। शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम है पर ठीक है, पुराना नाम दिया है, कोई बात नहीं है। General reserve, secured loans, unsecured loans, compute the maximum limit up to which buyback is permitted in the financial year 2022-2023। अब यहां दिया नहीं है कि BR है कि SR है। अब ऐसा कुछ है तो आप SR ही मान के चलो भाई। नेसेसरी अप्रूवल्स, नेसेसरी प्रोसीजर्स हमने कर लिए हैं और एज पर द लॉ मैक्सिमम क्या अलाउड होता है वो आपसे पूछा गया, तो SR वाला लिमिट बेसिकली आपको पूछा है। ठीक है, SR मान के आपको ये सॉल्व करना है। तो एसआर के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, और फ्री रिजर्व्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, स्पेशल डेफिनेशन है बायबैक की, आपको पता ही है, मेरे से ज्यादा होशियार आप हो तो आपको पता ही है। बायबैक के केस में अलग से लिखा हुआ है कि फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इसलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें लेते हैं। ठीक है,
और फिर जो सेकंड लिमिट आती है, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर द बायबैक शेल नॉट एक्सीड 2:1। तो ये दो कंडीशंस के हिसाब से आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, आ जाओ। तो पहले इसके पीछे जो लॉ है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, इसी में से फटाफट बता देता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आता है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये आपका बेसिक लॉ है। ठीक है, कि मैक्सिमम कितना है, 25% और लेस, मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। किसका, एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ये प्लेन डेफिनेशन हो गई। और फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूडेड है। अब फिर उसमें एक जो एक्सप्लेनेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इक्विटी बॉट बैक इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हैं ये निकालना है, तो पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है वो लिखा है, मैक्सिमम लिमिट शैल बी 25% एंड बी कंस्ट्रूड विद रिस्पेक्ट टू टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन दैट फाइनेंशियल ईयर। है कुछ समझ में? तो इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर आप निकाल रहे हो, जो कि हमको साफ साफ लिखा हुआ है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का लिमिट आपको निकालना है, तो ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन आता है ये आपको यूज करना है। मतलब हमको इक्विटी ही लेना होता है और हम इक्विटी शेयर्स का ही बायबैक कर रहे हैं, तो इक्विटी पेड अप कैपिटल हम लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स दिया भी होता तो वो नहीं लेते। क्लियर है क्या? लिख लो भले, आप लोग लिखते नहीं हो साइड में, फिर आप भूल जाते हो, फिर आप फिर से मेरे से पूछते हो, तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल है। ठीक है, मुझे लगता है आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आपको ये लिखने की आदत होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं जो आपको भी पता है कि आप भूल जाओगे, तो लिखते जाना चाहिए, नोट डाउन करते जाना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, कंपनी में जहां आप काम करोगे वहां बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हम बेसिकली इसमें यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वही रिपीट दिया हुआ है, 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी इन दैट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है क्या? तो ये पहला लिमिट है। ठीक है, ध्यान दो। तो पहला लिमिट क्या आएगा, पेड अप इक्विटी कैपिटल का सीधा सीधा 25%। ठीक है, मतलब जो ऊपर का वो लिखा है वो क्यूमुलेटिव लिमिट है, ये जो इनर फाइनेंशियल ईयर है उसका अलग लिमिट है, और हमको इनर फाइनेंशियल ईयर पूछा है तो हम इसीलिए उतना ही निकालेंगे। बोलो, तो हमारा पेड अप कैपिटल है 30,000 लैक्स, पेड अप इक्विटी कैपिटल इसका 25%, 7,500। ठीक है, लैक्स, इतना बायबैक आप कर सकते हो एज पर द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कि आफ्टर द बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स है। तो जैसा इंस्टीट्यूट ने किया है हम वैसा ही करेंगे। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो वर्ड है आफ्टर बायबैक हमको देखना है, बिफोर बायबैक नहीं देखना है। काफी बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम ये जो माइनस करेंगे ये माइनस क्यों करते हैं। अरे फिर जो अगर आप माइनस नहीं करोगे कोई भी चीज जो मैं अभी बताऊंगा तो वो तो बिफोर हो जाएगा ना, कि बिफोर बायबैक 2:1 नहीं कहा है ना, उसमें आफ्टर लिखा है। मतलब बायबैक के वजह से जो इफेक्ट्स डेट या इक्विटी में आने वाले हैं वो आपको लेने हैं। अब बायबैक जब मैं इक्विटी का करूंगा मेरे डेट पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता। बेसिक, ठीक है, बेसिक सोचो कि मैं अपने इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूं तो मेरा डेट क्यों इफेक्ट होगा, उससे डेट पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। बायबैक के वजह से कहां इफेक्ट आएगा, एक आएगा मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि मैं बायबैक कर रहा हूं। कितने से कम होगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जितने नंबर ऑफ शेयर्स मैं बायबैक करूंगा उतना वो कैंसिल हो जाएगा, तो फेस वैल्यू जितना अमाउंट मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस होगा उतना वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा कि अगर मैं फ्रेश शेयर्स बायबैक मतलब फ्रेश शेयर इशू नहीं कर रहा हूं तो मुझे फ्री रिजर्व ट्रांसफर करने पड़ते हैं सीआरआर में। अब वही आपको अज्यूम करना पड़ेगा, फ्रेश शेयर्स तो मैं इशू कर ही नहीं रहा ना, वो हम अज्यूम थोड़ी कर सकते हैं, हम नॉर्मली सीआरआर अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम फ्री रिजर्व में से सीआरआर में भी ट्रांसफर करते हैं। अब अगर आप
ओवरऑल लेवल पे सोचो, अगर मैं ओवरऑल लेवल पे सोचूं, सर ये ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल का मतलब होता है पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर आप पूरे रिजर्व्स एंड सरप्लस के हिसाब से देखोगे तो जीरो इफेक्ट होता है। फ्री रिजर्व में से आप माइनस करते हो और सीआरआर में ऐड कर देते हो, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में तो दोनों आते हैं, तो पूरे रिजर्व एंड सरप्लस के एंगल से देखोगे तो जीरो इफेक्ट होता है। पर लॉ में क्या लिखा है? लॉ में फ्री रिजर्व लिखा है। डेट इक्विटी रेशो में हम पूरे रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेते हैं। आए ख्याल में? तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशो होता है उसमें हम फ्री रिजर्व्स ही लेते हैं। तो जहां से माइनस हो रहा है वो तो फ्री रिजर्व है, पर जहां वापस ऐड हो रहा है, जो रिजर्व बढ़ रहा है, वो फ्री रिजर्व नहीं है। सीआरआर फ्री रिजर्व है? नहीं, सीआरआर तो रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है ना, वो एक ही जगह पे यूज हो सकता है फॉर इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, तो हमारे डेट इक्विटी रेशो के कैलकुलेशन में यूज नहीं होती है। आ रहा है कुछ समझ में? तो दो जगह चीजें रिड्यूस होने वाली है, ध्यान दो। मतलब आपको मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो कि मेरा इक्विटी जो है, यानी मेरा जो नेटवर्थ होता है इक्विटी, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से आते हैं। अब वो इसलिए मैंने कहा था वो डिबेटेबल टॉपिक है, प्रेफरेंस शेयर्स यहां लेना है नहीं लेना है, इक्विटी में आता है कि नहीं आता है। मेरे हिसाब से आता है। इक्विटी मतलब ओनर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनर्स होते हैं, तो आना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से आना चाहिए। दिया होता तो की बात है, दिया ही नहीं है तो फालतू का डिस्कशन करना ही नहीं। क्लियर है क्या? तो फॉर्मूला क्या है कि डेट इक्विटी रेशो 2 होना चाहिए मैक्सिमम। तो वही फॉर्मूला आपको यहां लगाना है, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है। बोलो हमारा डेट कितना है? भी डेट तो फिक्स है, बोलो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों डेट में आते हैं। तो ये हमारा डेट है, कितना है? 62,000 डिवाइडेड बाय, यहां इक्विटी कौन सा लेना है? आफ्टर बायबैक, ठीक है। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे कि कितने वैल्यू का बायबैक हम कर रहे हैं, उसको हम ले लेंगे एक्स। तो जितने वैल्यू का बायबैक कर रहे हो, फेस वैल्यू, ठीक है। यहां पे आप ऐसा मान लो कि हम ऐसा समझ लो कि अज्यूम कर रहे हैं कि फेस वैल्यू पे ही बायबैक हो रहा है। इस पूरे क्वेश्चन का फ्लॉ ये है कि बायबैक प्राइस दी ही नहीं है, जो कि देनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसका अकाउंटिंग में, पर वो नहीं दिया है, बायबैक प्राइस ही नहीं दिया है। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारा अजम्पशन होता है कि फेस वैल्यू जो हमारा 10 रुपीज है उसी पे हम बायबैक कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हम बायबैक कर रहे हैं फेस वैल्यू, उतना इक्विटी कैपिटल रिड्यूस होगा, तो इक्विटी कैपिटल में से वो माइनस होगा। अब उतना ही अमाउंट, फेस वैल्यू जितना ही अमाउंट हम सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट हम फ्री रिजर्व से भी ट्रांसफर करेंगे तो वहां से भी माइनस होगा। मतलब दोनों वैल्यू इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि हमने फेस वैल्यू पे ही बायबैक हो रहा है ऐसा माना है। तो जितना भी नॉमिनल वैल्यू बॉट बैक है उतना ही इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस होता है, और जितना नॉमिनल वैल्यू बॉट बैक है उतना ही फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करना होता है सीआरआर में। क्लियर है क्या? तो मेरा इक्विटी कितना है? 30,000, इसमें से माइनस होगा एक्स, इतना इक्विटी बचेगा आफ्टर बायबैक, प्लस मेरे फ्री रिजर्व्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बोलो। इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं। तो मेरे फ्री रिजर्व है 3,000 शेयर प्रीमियम प्लस 10,000 फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। तो इतने मेरे अभी फ्री रिजर्व हैं, इनमें से मैं एक्स ट्रांसफर करूंगा टू सीआरआर, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स। इतना मेरा इक्विटी होगा आफ्टर द बायबैक। क्लियर है क्या? लॉजिक बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। और एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ बायबैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक, ठीक है, वो हमने एक्स लिया है। क्लियर है? तो बस ये आपको सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस आएगी, ठीक है, तो ये -2x हो जाएगा। बोलो कैसे सॉल्व होगा? 62,000 अपॉन नंबर्स को ऐड कर लो, 30,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 कितना होता है? 43,000 -2x, ठीक है, -x -2x, ठीक है, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 2। तो अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, बोलो
तो 62,000 इज इक्वल टू 43,000 इंटू 2, 86,000 माइनस 2 इंटू 2 4x। बोलो 4x को उधर भेजो, 62 को इधर भेजो, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 86,000 माइनस 62,000। x इज इक्वल टू बोलो 86,000 माइनस 62,000, ये आएगा 24,000। 4 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। तो 6,000 लैक्स का बायबैक आप इस कंडीशन के हिसाब से कर सकते हो। अब एक कंडीशन हो गई 25% वाली, जो आ गई 7,500 लैक्स ऊपर जो हमने निकाला, और ये आ गया 6,000 लैक्स। इन दोनों में से विच एवर इज लेस, उतना मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो, ठीक है। तो 7,500 लैक्स और 6,000 लैक्स, विच एवर इज लेस, दैट इज 6,000 लैक्स। इतना मैक्सिमम बायबैक आप कर सकते हो एज पर द लॉ, ठीक है। क्लियर है क्या? लिखो अच्छे से। चलो ठीक है, तो ये इन अ फाइनेंशियल ईयर वाला है, और ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा आता है, इन अ फाइनेंशियल ईयर कितना बायबैक आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? आई होप काफी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे यहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, आपने देखा ही होगा, पुराने लॉ पे आ गया है, डीआईपी रेगुलेशन 2000, आउटडेटेड लॉ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आंसर है, लिया ही है, इंस्टीट्यूट ने खुद एक्सेप्ट किया है, और आई एम अज्यूमिंग कि ये ग्रेस मार्क इंस्टीट्यूट ने दिए होंगे, ठीक है। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, फिंगर क्रॉस्ड, किसी को पता नहीं है क्या हुआ है, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबको 5-5 मार्क मिलने चाहिए आइडियली। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शंस का, काफी इजी क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं, काफी इजी, काफी प्लेन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दो। आ जाओ, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस। अलग अलग दिया है, दोनों का अलग अलग निकालना है, ठीक है। रवि राइट्स अ कॉल ऑप्शन, जैसा डब्बा मैंने बनाया है, अगर आप एग्जाम में नहीं बनाओगे तो आप उस तरह से सोच नहीं पाओगे। अंडरलाइन करो उसको, राइट्स लिखा है मतलब हम ऑप्शन सेलर हैं, आपको सेलर के एंगल से मतलब प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है। हम यहां पे सेलर हैं, ठीक है। रवि राइट्स अ कॉल ऑप्शन टू बाय शेयर एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ 70 फॉर अ प्रीमियम ऑफ 11 रुपीज। अब ये 11 रुपीज प्रीमियम है, ये हमको मिलेगा क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, ये प्रीमियम हमारी ग्रॉस इनकम है, ठीक है। एंड द शेयर प्राइस राइजेस टू 73 बाय द टाइम द ऑप्शन एक्सपायर्स। अब इसमें मैं काफी बार पास पेपर्स में भी पढ़ा चुका हूं कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो ऑप्शन बायर ही डिसाइड करेगा, क्योंकि इसने प्रीमियम पे करके यही तो राइट लिया है। ये भी आप डिसाइड करोगे तो फिर क्या मतलब है? आप ऑप्शन सेलर हो, आप सेलर के हिसाब से नहीं सोच सकते हो कि मैं इतने में बेचूं या उतने में बेचूं, ये आपका काम नहीं है। यही इसी के लिए तो आपने प्रीमियम चार्ज किया है ना, ताकि वो डिसाइड करे। आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? तो जब भी हम सोचेंगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा, ये बायर के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो हम बायर के हिसाब से पहले सोचेंगे कि बाय करना पुरता या नहीं पुरता, समझ रहे हो? ध्यान दो। तो एक है एक्साइज प्राइस 70 रुपीज की, ऑप्शन एक्साइज करूंगा तो मैं 70 रुपीज में बाय कर सकता हूं, बायर बाय कर सकता है, और मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? 73। बायर का रूल क्या है? कम से कम में बाय करना है, जहां सस्ता मिलेगा वहां से लूंगा। ऑप्शन एक्साइज करूंगा तो 70 रुपए में मिलेगा, मार्केट में जाके लूंगा तो 73 मिलेगा। तो 73 मार्केट का प्राइस हायर चल रहा है, महंगा पड़ेगा, तो ऑप्शन में सस्ते में मिल रहा है, तो मैं ऑप्शन को एक्साइज करके ऑप्शन में लूंगा, मतलब ऑप्शन एक्साइज होगा। और अब आपको वापस आना है कि अब मैं सेलर हूं, ऑप्शन बायर ने बोला है कि ऑप्शन एक्साइज करना है, मतलब उसको खरीदना है, उसको खरीदना है मतलब आपको बेचना पड़ेगा। भले सस्ता है, मतलब मार्केट में ज्यादा प्राइस में आप बेच सकते हो, पर वो छोड़ के आपको ऑप्शन में बेचना पड़ेगा, इसी के तब प्रीमियम चार्ज किया है ना आपने, समझ रहे हो? तो ये आपका लॉस है, ये जो 3 रुपीज का डिफरेंस है ये उसका फायदा है, और आपका ऑप्शन राइटर का नुकसान है जो आपको माइनस करना है।
क्लियर है? तो ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रीमियम जो मिला है वो आपका इनकम है, 11 रुपीज मेरा प्रॉफिट है, इसमें से मैं माइनस करूंगा लॉस कि 73 रुपीज में मैं बेच सकता था, 73 रुपीज में मार्केट में जाके बेच सकता था, पर ये ऑप्शन के वजह से मुझे 70 रुपीज में उसको देना पड़ेगा, तो ये 3 रुपीज का मेरा लॉस है, वो मैं इस प्रीमियम से माइनस करूंगा, तो 11 माइनस 3 मेरा नेट प्रॉफिट होगा 8 रुपीज। नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए नहीं है, दिए होते तो मल्टीप्लाई करके टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं दिया है तो पर शेयर का आप निकाल लो। ठीक है, 8 रुपए का ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट होगा। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। नेक्स्ट है नारायण बाइज अ पुट ऑप्शन। ठीक है, मैं बायर हूं, ऑप्शन बायर हूं, ऑप्शन मैंने बाय किया है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। और कौन सा ऑप्शन है? राइट, मतलब ऑप्शन क्या है कि मैं बेच सकता हूं, सेलिंग का राइट मैंने बाय किया है, मैं सेल करूंगा या नहीं करूंगा, ये जो मेरा राइट है ये मैंने बाय किया है। और कितने में मैं शेयर को सेल कर सकता हूं? एट एन एक्साइज प्राइस ऑफ 78 रुपीज, और मैंने प्रीमियम जो चुकाया है वो है 7 रुपीज, और फिर मार्केट में प्राइस फॉल हो जाती है 66 रुपीज। ठीक है, आप बायर ही हो, बायर का ही पीएनएल निकालना है और सोचना भी बायर के हिसाब से होता है, तो ये सीधा है। बोलो। और क्योंकि ये पुट ऑप्शन है तो आपको सेलिंग के एंगल से सोचना है कि मैं इतने में बेचूं या उतने में बेचूं, बेचूं ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि पुट ऑप्शन है, ऊपर कॉल ऑप्शन था, तो खरीदने के हिसाब से सोच रहे थे, कम से कम में खरीदा जाता है, ज्यादा से ज्यादा में बेचा जाता है, तो मैं कहां बेचूं? बोलो। एक्साइज प्राइस मतलब 78 में ऑप्शन में बेचूं या मार्केट में जाके 66 में बेचूं, विच एवर इज हायर। तो मुझे पुट ऑप्शन में मतलब मुझे हायर प्राइस मिल रही है, तो मैं ऑप्शन एक्साइज करके ऑप्शन के तहत उसको बेचूंगा 78 में, और मैं बायर ही हूं। ठीक है, बोलो। तो अब मेरा फायदा क्या है कि अगर ये ऑप्शन न होता, तो मुझे मार्केट में बेचना पड़ता 66 रुपीज में, लेकिन ऑप्शन की वजह से मुझे 78 रुपीज मिलेंगे। ये जो ज्यादा रुपए आपको मिल रहे हैं ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो 78 माइनस 66 ये आपका फायदा हो गया, और इसके लिए आपने प्रीमियम चुकाया तो ये माइनस होगा, -7, इतना आपका नेट प्रॉफिट होगा। बोलो, 78 माइनस 66, 12 रुपए का प्रॉफिट है, -7, तो नेट प्रॉफिट आएगा 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, काफी सिंपल है, मैं बता रहा हूं। ये अगर आपको सिंपल नहीं लग रहा है मतलब आपके अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको अपने कंसेप्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, 8 रुपए, 5 रुपए। एक और क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पहले पास में आ चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इस टाइप का आ चुका है। ठीक है, पढ़ने में बहुत डरावना लगेगा, अगर ये पहली बार आ रहा होता तो ये काफी टफ होता, क्योंकि जब पहली बार आया था तो ठीक है, मतलब हवा निकल गई थी सबकी, बच्चों की। बट ये क्योंकि एक बार आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करने होते हैं सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, तो मुझे लगता है ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अग्रवाल परचेसेस 10,000 शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड एट 20। ठीक है, परचेस कर रहे हैं हम। ही ऑब्टेन्स अ कंप्लीट हेज। ठीक है, हेजिंग में हम क्या करते हैं? उल्टा, शेयर्स हमने अगर बाय किए हैं तो हेजिंग के दौरान हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, हेजिंग मतलब उल्टा ट्रांजैक्शन, तो इसलिए लिखा है ऑफ शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब बेचना। ठीक है, शॉर्ट करना मतलब सेल करना। कितना क्या सेल कर रहे हैं हम? निफ्टी सेल कर रहे हैं, 400 क्वांटिटी ऑफ निफ्टी एट 1200 ईच, मतलब हेजिंग हमने निफ्टी के थ्रू की है। ठीक है, शेयर खरीदे हैं, निफ्टी को सेल किया है। ठीक है, मतलब परचेस पे हमको नुकसान हो रहा है अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस बेसिकली हम करते हैं। तो एक पे अगर फायदा हो रहा है तो दूसरे पे नुकसान होता है, और पहले पे मेन ट्रांजैक्शन पे नुकसान हो रहा है तो दूसरे में फायदा होता है, दोनों ऑफसेट हो जाते हैं अगर वो ऑपोजिट बिहेव करते हैं तो। ठीक है, तो शॉर्टिंग द 400 निफ्टी क्वांटिटी एट 1200 ईच, दोनों अलग अलग चीजें, एक शेयर है और एक निफ्टी है। ठीक है, तो वैल्यू इसलिए अलग अलग है, 20 रुपीज वो शेयर की वैल्यू है और 1200 निफ्टी की वैल्यू है। ही क्लोजेस आउट हिज पोजीशन। ठीक है, हम पोजीशन को क्लोज आउट कर रहे हैं, कैसे क्लोज आउट करते हैं? उल्टा ट्रांजैक्शन करके। शेयर्स मैंने परचेस किए हैं तो अब मैं उनको बेच दूंगा, निफ्टी मैंने शॉर्ट किया था, सेल किया था, तो अब मैं उसको परचेस कर लूंगा।
रिवर्सल, ठीक है, रिवर्स ट्रांजैक्शन। तो ये समझ रहे हो कि हेजिंग के लिए भी रिवर्स करते हैं, उल्टा ट्रांजैक्शन करते हैं, इसलिए काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस नेक्स्ट डे जब हम क्लोज आउट कर रहे हैं कितना था कि शेयर का प्राइस ड्रॉप हो गया था 2.3%। हमने शेयर खरीदा हुआ है, खरीदा हुआ शेयर उसका प्राइस कम हो जाता है, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। अब ये आपको नहीं ख्याल में आ रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन टफ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब बेसिक्स पे आप गलत नहीं हो सकते। कोई शेयर मैंने परचेज किया है, उसका प्राइस ड्रॉप हो जाता है और मैं उसको स्क्वायर आउट कर रहा हूं, उसको क्लोज कर रहा हूं, तो प्राइस कम हुआ है तो मेरा लॉस होगा ना, तो ये मेरा लॉस है, एक पे शेयर पे मेरा लॉस है। और निफ्टी फ्यूचर जो है, जो मैंने लिया है निफ्टी, वो भी ड्रॉप हुआ है 2% से, पर निफ्टी मैंने बाय नहीं किया था, वो तो मैंने सेल किया था। पहले सेल किया है, बाद में बाय किया है, मतलब ज्यादा प्राइस पे बेचा है, कम प्राइस पे खरीदा है, तो ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां प्राइस कम हो रहा है मतलब मेरा फायदा हो रहा है, और यही आपको निकालना है। कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, दोनों में ओवरऑल नेट आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो पहला है कि शेयर पे क्या होगा, कितने शेयर्स हैं? 10,000। लॉस होगा क्योंकि प्राइस कम हो रही है, तो 20 रुपीज का 2.3% डायरेक्टली, क्लोजिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2.3 आप ले सकते हो। तो इतना मेरा लॉस हुआ है। बोलो 20 रुपीज का 2.3% विच कम्स टू 0.46 पर शेयर इंटू 10,000 शेयर्स, तो 4,600 का मेरा लॉस हुआ है क्योंकि ये प्राइस ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप हुआ है तो ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो ये लॉस होगा। ठीक है, सेकंड, निफ्टी पे क्या होगा? ज्यादा पे बेचा है, कम में खरीदा है, तो ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, बोलो 1200 निफ्टी का प्राइस है, मतलब मैंने 1200 में बेचा, शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो पहले बेच रहे हैं बाद में खरीद रहे हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1200 में मैंने बेचा है और 2% कम में खरीदा है, तो 2% का मेरा फायदा है, इनटू डायरेक्टली 2% आप प्रॉफिट ले सकते हो। बोलो कितने निफ्टी हैं? 400। 400 यहां पे काम है, 400 क्वांटिटी है, 400 पे कितना है? 1200 प्राइस है इनटू उसका 2%, ये मेरा प्रॉफिट है। 1200 का 2% 24 रुपीज इंटू 400, तो ये आएगा 9,600 प्रॉफिट। बोलो तो नेट क्या होगा? बोलो 9,600 प्रॉफिट यानी प्लस, और लॉस है तो नेगेटिव साइन लो, 4,600। बोलो क्या आएगा? 9,600 में से माइनस कर लो लॉस, तो प्रॉफिट बचेगा नेट 5,000। ठीक है, प्लस, तो प्रॉफिट है मेरा नेट 5,000। ठीक है, तो अगर आपने वो पास पेपर का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो ये मैनेजेबल क्वेश्चन था, पर ये टफ है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक एवरेज सीएस स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा टफ जाएगा। क्लियर है क्या? लिखो। चलो ठीक है, तो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल्स, ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।